का टोटल बेसिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम क्यूबिक स्ट्रक्चर लेते हैं, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे, ठीक है। लेकिन आपको पता है क्यूबिक में ये भी पॉसिबिलिटी है कि एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे चले जाए, या एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे चला जाए। तो ऐसे केस में एक ही यूनिट सेल फर्दर कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसको भी हम अलग से बता दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो जल्दी से। इसको नहीं मिटाएंगे, अभी इसको लिखना है रुक करके पहले। अच्छा, ये तो लिखने का जरूरत नहीं था, साइड एंगल ये तो समझ में आ ही गया था कि साइड किसको और एंगल किसको बोलेंगे। चलो सब लोग 10th पास है, सबको इतना बात मालूम है। अब यहाँ पे आते हैं, एक एक यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यूनिट सेल कंसीडर करते हैं क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में एटम को 3 अलग अलग टाइप से अरेंज किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर? एक केवल कॉर्नर पे। अच्छा, कॉर्नर पे अरेंज करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। एक तो ये हो जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा? बीसीसी। क्या नाम हो जाएगा इसका? बीसीसी। थर्ड नाम क्या हो जाएगा? एफसीसी। क्या नाम हो जाएगा? एफसीसी। मतलब केवल क्यूबिक को 3 अलग अलग पार्ट में बांटा जा सकता है। क्लियर हो गया? कौन कौन सा? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी मतलब एटम को कॉर्नर पे भी रख सकते हैं और फेस के सेंटर पे। बीसीसी में एटम को कहां रख सकते हैं? कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। और प्रिमिटिव में यानी एटम को कहां रख सकते हैं? कॉर्नर पे रख सकते हैं। क्लियर हो गया? सी क्यूबिक के साथ होगा। मान लीजिए हम टेट्रागोनल यूनिट सेल लेते हैं, तो टेट्रागोनल में कहां कहां रहेगा? टेट्रागोनल यूनिट सेल में। टेट्रागोनल में हम 2 तरीके से एटम को अरेंज कर सकते हैं। कहां कहां पर? एक तो प्रिमिटिव की तरह यानी प्रिमिटिव, और एक कहां अरेंज कर सकते हैं? बीसीसी पर। क्लियर हो गया? थर्ड, सिटी ऑफ ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में एटम को कहां कहां अरेंज कर सकते हैं? तो एटम को अरेंज कर सकते हैं एक तो प्रिमिटिव, ठीक है, सिंपल बीसीसी, ठीक है। ये थर्ड कहां पे? बीसीसी, ठीक है। उसके बाद थर्ड होगा प्रिमिटिव बीसीसी, एक होगा एफसीसी, एक होगा एंड सेंटर, चारों जगह पे, ठीक है। तो अब हम लोग कहां पे गए? प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी, प्रिमिटिव बीसीसी, प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी एंड सेंटर, 4 हो गया। अब आइए कितना पहुंचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक। एटम को कहां कहां अरेंज कर सकते हैं? मोनोक्लिनिक में एटम को 2 पार्ट में अरेंज कर सकते हैं। कहां कहां? एक आप अरेंज कर सकते हैं प्रिमिटिव और एक एंड सेंटर। कहां कहां अरेंज करेंगे? प्रिमिटिव और एंड सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा इसी में साइड करके लिख देते हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर किसमें आ गया? मोनोक्लिनिक में। अब आते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हो या रोम्बोहेड्रल हो या आपका ट्राइक्लिनिक हो, तीनों को केवल एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं और वो है सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल यूनिट सेल एटम को अरेंज करते हुए कितने टाइप का पॉसिबल होगा? 14 टाइप का। और इस 14 टाइप के यूनिट सेल को एक साथ क्या बोलते हैं? ब्रेव लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेव लैटिस। द ऑल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेव लैटिस। ब्रेव लैटिस। और ब्रेव लैटिस कितने टाइप के होंगे? 14। तुमको पता है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि ब्रेव लैटिस टोटल कितने टाइप के होते हैं? स्टूडेंट क्या हेडिंग डाल के चलाता है? 7 टाइप का। 7 तो होता है एंगल और साइड के अकॉर्डिंग, लेकिन मान लीजिए क्यूबिक है और एटम कॉर्नर पे अरेंज है या एटम फेस के सेंटर पे अरेंज है, बॉडी के सेंटर पे अरेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा बात बदल जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात?
हम क्या कहना चाहते हैं, तो यूनिट सेल कितने टाइप का पॉसिबल है, 7, लेकिन ब्रेव लैटिस कितने टाइप का पॉसिबल है, 14 टाइप का। मेरा बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, यूनिट सेल किसे कहते हैं, कितने टाइप्स का होता है, एटम कहाँ कहाँ अरेंज हो सकता है, और जब यूनिट सेल बनेगा तो उसमें 2 केस आएगा, एक साइड का केस और एक एंगल का। अगर हम साइड और एंगल चेंज करते हैं तो यूनिट सेल का नाम बदल जाएगा, और इस साइड और इस एंगल के केस में आप एटम को किस अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस किए, और ये टोटल टाइप मिला करके कितना हो जाएगा, ब्रेव लैटिस 14 टाइप का। क्लियर हो गया। अच्छा, ब्रेव लैटिस, लैटिस बेसिकली क्रिस्टल को ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया। जैसे ही आपको ये बात समझ में आया, मेरा थर्ड टॉपिक अच्छे से कंप्लीट। अब इस थर्ड टॉपिक से रिलेटेड यहाँ से तो जेई में भी क्वेश्चन पूछा है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ जेई के प्रॉब्लम, कुछ नीट के प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से अब जेई और नीट क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। और बिलीव मानो, केवल इस कंडीशन से जेई 2019 में 18 में कोई ईयर का क्वेश्चन उठाओ, इस पॉइंट से जरूर क्वेश्चन डालता है। ब्रेव लैटिस से नहीं डाला है, लेकिन अब अगर क्वेश्चन बनाएगा ना तो ब्रेव लैटिस से बनाएगा। कैसे बनाएगा, वो कहेगा हाउ मेनी ब्रेव लैटिस पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेव लैटिस कितना पॉसिबल होगा, अच्छा मेरा बात समझ में आ गया। अब 1 2 3 4 लिख देगा। स्टूडेंट सोचेगा कि ऑर्थोरोम्बिक है तो इसमें केवल एक ही तो यूनिट सेल बन के आएगा ना, तो 1 आंसर लिखेगा, आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर हुआ मेरी बात। तो इस पर हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं तब। चलो फिर ठीक है, हम कर दिया बोर्ड आते हैं यहाँ पे टॉपिक 3 का। ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंडेक्स 3 है एनसीईआरटी का। बताया भी है कि बीच बीच में जब भी टॉपिक खत्म होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में हो या जेई में आए हुए हो या मेडिकल में आए हुए हो, हम एक साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर है। अब जैसे हम लोग अभी टॉपिक पढ़े यूनिट सेल, उसके टाइप, ब्रेव लैटिस, अब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटी फिर मेडिकल फिर इंजीनियरिंग। क्लियर। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट तक के लिए इसको टाइम देते हैं, 1-1 मिनट एक-एक क्वेश्चन पे। पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। कह रहा है कि गिव सिग्निफिकेंट ऑफ ए लैटिस पॉइंट। कह रहा है कि लैटिस पॉइंट क्या होगा, इसके सिग्निफिकेंट बताइए। तो कोई भी अगर लैटिस की बात करें, कोई भी क्रिस्टल की बात करें, तो क्रिस्टल किससे बना होगा, यूनिट सेल से। यूनिट सेल किससे बना होता है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। तो किसी यूनिट सेल के अंदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन को लोकेट करना ही लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्लियर हुआ मेरी बात। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा कह रहा है नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल। यूनिट सेल को कौन कैरेक्टराइज करता है। तो यूनिट सेल में 3 चीज होते हैं, 2 चीज होते हैं। एक होता है उसका साइड और एक होता है उसका एंगल। साइड में क्या क्या लोगे, ए बी सी, अगर कोई भी एक चेंज होगा तो यूनिट सेल बदल जाएगा। और एंगल में अल्फा बीटा गामा, कोई भी एक चेंज होगा तो उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा। यानी कि ये 3 साइड और 3 एंगल मिलकर के यूनिट सेल के कैरेक्टर को शो करते हैं। तब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, नेम द पैरामीटर। तो 3 साइड एंड 3 एंगल विल डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन। हम बोले थे ना कि ये पॉइंट तुमको बहुत अच्छे से याद रखने का जरूरत है, ये एग्जाम पूछता है, देंगे क्वेश्चन। कहता है कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश करिए, जैसे हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, एएफसीसी एंड इंड सेंटर। पहले चलते हैं हम लोग हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के बारे में समझने, कि हेक्सागोनल कब बोलेंगे और मोनोक्लिनिक कब बोलेंगे। चलो यहाँ पे लिखते हैं हेक्सागोनल और यहाँ लिखते हैं मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक याद है 7 टाइप के यूनिट से। उस 7 टाइप में पहले हेक्सागोनल पे करते हैं, सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो कहाँ पे आया था, सिटी ऑफ ऑर्थोरोम्बिक महाराष्ट्र, एच हेक्सागोनल। इस केस में क्या था कि एक साइड इक्वल नहीं थे और 2 एंगल 90 डिग्री का था और एक एंगल 120 डिग्री का था। इसका नाम था हेक्सागोनल, ठीक है। मोनोक्लिनिक याद करो क्या था,
सिटी ऑफ महाराष्ट्र, मतलब तीसरा केस के बाद, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। एंगल में दो एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री नहीं था, यानी अगर ये कंडीशन होगा तो हेक्सागोनल बोलेंगे, अगर ये कंडीशन होगा तो मोनोक्लिनिक बोलेंगे। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश था। ए ऑप्शन कंप्लीट। बी में करा एफसीसी एंड एंड सेंटर। याद करो एफसीसी में क्या होता है, एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और साथ में फेस के सेंटर पे होते हैं, सारे फेस के सेंटर पे। सेकेंड क्या है, एंड सेंटर। एंड सेंटर का मतलब क्या हुआ कि एटम जो है वो कॉर्नर पर होंगे और कोई भी दो फेस कंसीडर करो, जैसे मान लो ये फेस और ये फेस कंसीडर किए, दो अपोजिट फेस पे होंगे तो उसका नाम होगा एंड सेंटर, और सारे फेस पे होंगे तो उसका नाम होगा एफसीसी। ठीक है, फेस सेंटर। ये दोनों क्लियर करा। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर, मतलब अगर एटम को हम लोकेट कर रहे हैं कॉर्नर पे तो कितना पोर्शन जाएगा। ये तो क्वेश्चन ने मिटा दे इसको, ठीक है, इसको मिटा करके यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। कॉर्नर, अगर एटम कॉर्नर पे होंगे तो क्या होगा, तुम याद करो, एटम अगर कॉर्नर पे होगा तो एक एटम कितने क्यूब में कॉमन होगा, 8, तो पार्टीशन क्या होगा, 1/8 होगा। सेकंड कराया है कॉर्नर एंड बीसीसी, मतलब बीसीसी में एटम कॉर्नर के साथ साथ कहां पे लोकेट होगा, बॉडी के सेंटर पे। कॉर्नर पे लोकेट होगा तो 1/8, टोटल कॉर्नर 8, तो डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। और अगर बॉडी सेंटर के लिए लो तो उसका पूरा योगदान होगा, यानी कि 1 आएगा। क्लियर हो रहा है। हालांकि यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो into 8 is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्शन कितना आएगा 1, यहाँ पे पोर्शन कितना आएगा 2, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं यहीं पे अपनी तरफ से कि अगर मान लो ये वाला 3 टेक्स्ट वाला सारा डिस्कशन हो गया, इजी क्वेश्चन था। मान लो हम कहें कि एक एटम है, तो क्वेश्चन दे रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई एटम है और वो किसी क्यूब के एज लेंथ पे है तो कितना पार्टिसिपेशन होगा। जैसे एक क्यूब है, वहां पे एक एटम को इसके एज लेंथ पे अरेंज किए हैं, इसका कितना पार्टीशन होगा। तो ये देखिए कितने क्यूब में कॉमन है, क्यूब बनाना तो बहुत आसान, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए क्यूब बन के तैयार हो गया आपका, एक और क्यूब बन के तैयार हो गया यहाँ पे। नहीं, अब पार्टीशन कितना हो जाएगा, एक क्यूब के लिए 1/4। टोटल कितना एज लेंथ होगा इस तरह का 12, नहीं तो आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी पार्टिसिपेशन कितना होगा 3। ये एनसीईआरटी नहीं है, आगे जब क्वेश्चन देंगे ना तो इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसको याद रखिएगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड टेट्राहेड्रल वाइड के दौरान इसका यूज करेंगे। तो पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ करते हैं क्वेश्चन जेई वाला, जेई के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन जो केवल इस टॉपिक से आए हुए हैं ना। चलिए अब टॉपिक 3 पर जेई के 2 क्वेश्चन कंसीडर किए हैं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन का लेटेस्ट आया हुआ है, एक 2017 का है और एक 2015 का है। 2 क्वेश्चन है, 6 मिनट टाइम लीजिए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, पॉज करके सॉल्व करो। चलो अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जेई 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मेटल क्रिस्टलाइन इन एफसीसी स्ट्रक्चर। अच्छा एफसीसी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो एफसीसी में एटम प्रेजेंट कहाँ होगा, सारे कॉर्नर पे होंगे, सारे कॉर्नर पे बना लिए, और उसके साथ साथ कहाँ पे होगा, फेस के सेंटर पे, तो सारे फेस का सेंटर बना लिए। तो सारे फेस के सेंटर आगे पीछे हो गया और प्लस में कॉर्नर। अब अगर ऐसा बनाते हैं एटम तो हम एक कोई फेस को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम ऊपर वाले फेस को ले लिए, तो ऊपर वाला अगर फेस लेंगे तो एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे। ऐसा बनाना चाहते हैं ना कि हर एटम एक दूसरे को टच करे। ये सॉरी ऐसे एटम तो टच किया है, लेकिन वैसे केस में जो इनका फेस का सेंटर पे हम एटम रखेंगे, क्या इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम होगा, नहीं होगा। अच्छा इसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर,
इसका रेडियस कितना होगा कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना होगा स्मॉल आर, मतलब 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू a√2। अच्छा a√2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा a√2। लेकिन ये अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो जो बीच वाला एटम है उसका साइज और कॉर्नर वाले एटम का साइज दोनों तो सेम नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा केस, यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं कि जो बीच वाला एटम है उसका साइज कॉर्नर वाले एटम के बराबर है। तो ऐसे केस में क्या ये एटम एक दूसरे को कॉर्नर वाले टच कर पाएंगे? नहीं, मतलब केस क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 2r। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा और रेडियस r ये मतलब बीच का इतना पार्ट बड़ा हो गया ना, a इज ग्रेटर देन 2r। अब यहाँ पे ये वाला अगर कंसीडर करें तो r मतलब 4r इज इक्वल टू a√2। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता लगाएंगे कि हमको एफसीसी में ये वाला डिस्कस करना है स्ट्रक्चर या ये वाला। ये जरूर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज a, मतलब जो एज लेंथ है वो क्या है, a है। हो सकता है वो एज लेंथ यहाँ का भी a दे या हो सकता है यहाँ वाला a दे। अगर यहाँ वाला a देगा तो a इज ग्रेटर देन 2r होगा, यहाँ का a होगा तो a इज इक्वल टू 2r होगा, a इज इक्वल टू 2r होगा। अब कह रहे हैं कि द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम, मतलब दो एटम के बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच क्या पॉसिबल हो सकता है, टू एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल। अच्छा मेटेलिक क्रिस्टल किसको कहते हैं, याद है? ऐसा क्रिस्टल जो किसके द्वारा बनाया गया है, मेटल के द्वारा। अब अगर मेटल के द्वारा बनाया गया है तो सारे एटम के साइज क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब सारे एटम के साइज सेम होंगे तो जो बीच वाला एटम है उसका साइज सेम होने से क्या इन दोनों को टच करेगा? नहीं, मतलब जो स्टूडेंट इस केस को लेके चलेगा वो गलत हो जाएगा, उसको ये केस कंसीडर करना होगा। अब अगर ये केस कंसीडर करता है वो a इज ग्रेटर देन 2r लिखेगा और ऐसे केस में लिख सकता है कि 4r इज इक्वल टू a√2। करेक्ट, क्लोजेस्ट क्या होना चाहिए, मेटलिक क्रिस्टल क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये हुआ ना कि एक एटम दूसरे एटम को टच करे, तो दूसरे एटम को टच करेगा मतलब यहाँ से इसके सेंटर की दूरी होनी चाहिए, यानी टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2r होना चाहिए। तो 2r इज इक्वल टू a√2 बाई 2 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा कट करके आंसर क्या आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा और a/√2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जी 2017 का है। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। कह रहा है कि सोडियम मेटल, क्वेश्चन जी 2015 का है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस। अच्छा याद करो, बीसीसी में एटम को कहां सजाया जाता है, बॉडी के सेंटर पे, कहां के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ। मतलब एक तो एटम कॉर्नर पर होंगे और एक एटम पूरे बॉडी के सेंटर पे होगा, ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे। अब ऐसे केस में इस एटम का साइज दो कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन? अगर इसका साइज कॉर्नर वाले से छोटा है तो हम लिखेंगे 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r और डिस्टेंस लिखेंगे a√3। लेकिन अगर ये बात लिख रहे हैं तो हमको ये लिखना चाहिए कि a इज इक्वल टू 2r, एक तो ऐसे लिखना होगा। दूसरा कंसीडर क्या करना होगा, a इज ग्रेटर देन 2r, लेकिन ऐसे केस में हम लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू a√3। अब कौन सा केस कंसीडर करना है उस पर आते हैं। कह रहा है कि विद यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ इतना, यानी a का वैल्यू दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, पहले ये मेटल क्रिस्टल है तो सारे एटम का साइज क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग इस वाले केस को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, हम लोग किस केस को कंसीडर करेंगे, ये वाले को। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 4r इज इक्वल टू a√3। हमको क्या निकालना है, सोडियम एटम का रेडियस निकालना है, मतलब r का वैल्यू निकालना है। तो r का वैल्यू निकालना है तो r इज इक्वल टू a√3 बाई क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4.29, आंसर एंगस्ट्रॉन में तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो 4.29 एंगस्ट्रॉन इनटू 1.73 बाई क्या करेंगे, 4, ये लिखेंगे ना। अब जल्दी से इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1.86 एंगस्ट्रॉन आएगा और आंसर ये हो जाएगा।
तो जेई का क्वेश्चन कर लिए थे 2017, 2015। अब क्वेश्चन कर रहे हैं जेई 2014 और 2002। अब 2014 के बाद ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन ही नहीं आया था, पहले आया था सॉलिड स्टेट के दूसरे टॉपिक से। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, फिर 2002 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आता था ना 2000 वगैरह में, उसमें इस तरह का फॉर्मूला बनाना ज्यादा देता था, और आजकल इस तरह का क्वेश्चन मेडिकल में ज्यादा देता है। जेई अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके ऐसे क्वेश्चन को ले आया है। जो बात हम शुरू से बोलते हैं, हम क्या बोले हैं समझना ये क्वेश्चन को, लेकिन उसको कर समझाने के पहले हम चाहते हैं कि तुम इसको सॉल्व करो। तो पॉज करके सॉल्व करो, 5 मिनट टाइम हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में तुमको मेरी पूरी बात याद आएगी। हम क्या बोले थे, जैसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। कह रहे हैं CaCl क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, मतलब कौन से स्ट्रक्चर पे है, तो BCC स्ट्रक्चर पे है। BCC में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एक प्रेजेंट होगा कॉर्नर पर। अब यही बात मेन समझना, एक पर ऐसे प्रेजेंट होगा कॉर्नर पर, और एक प्रेजेंट होगा इसके बॉडी के सेंटर पे। अभी जितना क्वेश्चन हम लोग किए, उन सब की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि सेंटर वाला एटम और इस कॉर्नर वाला एटम दोनों का साइज बराबर होता था, दोनों का साइज बराबर होता था। तो तुम सोचो जब इसका साइज बड़ा होते जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये जो दोनों कॉर्नर वाले एटम है ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। पहले ये दोनों एटम टच किए होंगे। इसी बात को हम थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं, एक स्क्वायर कंसीडर करो, केवल ये वाला स्क्वायर कंसीडर करो, और इस पे 4 एटम रखो और चारों एटम ऐसे टच करा दो, ठीक है। तो जगह क्या है, बहुत थोड़ा सा खाली है। लेकिन अगर इस एटम का साइज इसके बराबर लाना चाहोगे, ये बड़ा होगा, बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा? नहीं करेगा। यानी जिस समय इसका साइज इतना बड़ा हो जाए इसी की तरह, वैसे केस में जो कॉर्नर वाले एटम होंगे वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो यहां देखो, यहां पे टोटल लेंथ A इज इक्वल टू 2r लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे टोटल लेंथ A इज नॉट इक्वल टू 2r लिखोगे। क्यों? क्योंकि r ये होगा, r ये होगा, लेकिन लेंथ तो पूरा ये होगा ना। ये दो केस होता है, ठीक है। अभी तक सारा मेटल क्रिस्टल पढ़ रहे थे, तो मेटल क्रिस्टल में सारे मेटल एक ही मेटल थे, एक ही एटम का साइज था, तो हम लोगों को कौन सा कंसीडर फॉलो करना रहा था, ये वाला A इज नॉट इक्वल टू 2r। और ऐसे केस में हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे कि 4r इज इक्वल टू a√3, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो एटम है इसका साइज स्मॉल r है, और ये जो एटम है इसका साइज कैपिटल R है। अब हमें एक कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक, एक कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक, और बीच में ये जो एटम है इसमें एक स्मॉल r ना लेकर के 2 स्मॉल r लेना पड़ेगा, डायमीटर लेना होगा। यानी कि अब हम इसको 4r अगर लेकर के क्वेश्चन करेंगे तो गलत आंसर आएगा। हमको लेना होगा 4 की जगह 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r, और ये पूरा लेंथ अब ये पूरे को कवर करेगा। लेकिन अगर हम बॉडी सेंटर पे बात करें तो यही लेंथ पूरा बॉडी सेंटर को, डायगोनल को कवर करेगा, और ये लेंथ बॉडी डायगोनल के बराबर a√3 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मान लो हम यहाँ बात करते तो सबका साइज इक्वल होता बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग, 4r = a√3। अब ये क्रिस्टल CaCl का है, मतलब सीजियम क्लोराइड है, तो CS पे प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन पे माइनस आएगा। यानी क्लोरीन का साइज बड़ा होगा और CH का साइज छोटा। पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटा हो जाता है और निगेटिव चार्ज आने से साइज बड़ा हो जाता है। तो Cl का साइज बड़ा, सीजियम का साइज छोटा, और अगर इनका साइज बड़ा और छोटा होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2r, कैपिटल R मतलब कि Cl माइनस, और स्मॉल r मतलब कि CS प्लस, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Cl माइनस प्लस CS प्लस इक्वल टू a√3/2, और a√3/2 आंसर क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? तो ये तभी क्वेश्चन बनेगा जब तुम मेरी बात मानोगे। इसलिए हम बोले थे कि ये टॉपिक का मेन न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल बनाने के पहले एक बार फिर से मेरा वीडियो शुरू से देखो,
तुमको समझ में आएगा हम क्या बॉडी सेंटर में करना चाह रहे थे। ठीक है, चलो अब यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो। कह रहा है कि एक फार्मूला बनाना है, किसको किसको लेकर के, ए और बी को। चलो क्यूब बना लेंगे। कह रहे हैं कि इसमें दो लोग अलग अलग हैं, कौन कौन, ए और बी है, और दोनों को मिलाकर फार्मूला बनाया है एक्स और वाई। तो पहले एक्स और वाई को निकालना पड़ेगा। एक्स क्या देखो, कह रहा है कि क्रिस्टल इन एफसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस में है मतलब कि कॉर्नर और प्लेस सेंटर का खेल है। इसमें कह रहा है इन विच ए ऑक्युपाई ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ए कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, और कॉर्नर का पार्टीशन कितना 1/8 इनटू कितना, कॉर्नर 8, कितना आंसर आएगा 1। क्लियर। अब हम लोग कंसीडर करेंगे बी को। बी कहां है, बी ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस, सारी फेस पे आएगा, फेस का पार्टिसिपेशन 1/2, कितना फेस 6, क्या आएगा 3, फॉर्मूला क्या बनेगा AB3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन देखोगे ना तो मेडिकल में आता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब 20 साल का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 4 क्वेश्चन जो आया था जेईई में इस टॉपिक से करा दिए। ठीक है, चलो फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब इसको रोकिए, तो जेईई के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एम्स का क्वेश्चन, यानी नीट एम्स में टॉपिक 3 से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि जेईई और नीट में इतने का फर्क है। जेईई में थोड़ा सा कैलकुलेशन, नीट में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं। क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखिए। आइए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम दे देते हैं तुमको। चलो 2 क्वेश्चन है तो 4 मिनट टाइम ले लो, पॉज करो, सॉल्व करो। चलो अब आंसर करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन ए क्यूब एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड वाई एटम्स आर एट एफसीसी ऑफ ए क्यूब। मतलब एटम को कहां-कहां सजाया गया है, कहां-कहां अरेंज किया गया है। तो पहले एटम कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कौन कौन, एक एटम है x और एक एटम है y। x को कहां किया गया है, कॉर्नर पे। तो x को अगर कॉर्नर पे कवर करोगे तो इस एटम का इस यूनिट सेल के लिए पार्टीशन कितना होगा 1/8। लेकिन यहां ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ x एंड y, मतलब कॉर्नर पे अगर x को सजाया गया है तो कितने x को सजाए गए होंगे, कितने x को अरेंज किए गए होंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8, कितने एटम को अरेंज किए गए होंगे 8, यानी x का आंसर क्या आ जाएगा 8। कह रहे हैं कि जो y है वो अरेंज है एफसीसी पे। एफसीसी का मतलब क्या होता है, फेस के सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर इसका पार्टीशन पूछे, इसका पार्टिसिपेशन पूछे, इसका योगदान पूछे तो इस यूनिट सेल के लिए 1/2 आएगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितना पार्टिसिपेशन होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एटम कितने इस टाइप के होंगे जो फेस पे सजाए गए होंगे, मतलब टोटल वाई कितने सजाए गए होंगे। तो जितना फेस होगा यानी आंसर क्या आ जाएगा 6। तो 8 and 6 आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखने जो 2016 में है। 16 में 17 में हर साल एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आता है, और सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आने का 2-3 हॉट पॉइंट है, जिसमें एक पॉइंट था टॉपिक 3 का भी जो यूनिट सेल के टाइप्स, ब्रेव लैटिस, कंडीशन, सारे यूनिट सेल के। एक तो यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है पैकिंग फ्रैक्शन से, या फिर आता है वायर्ड से, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। डेफिनेशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम डेफिनेशन वाले में कोई क्वेश्चन नहीं कराए थे। 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पुराना, तो अब 1990 का क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। नहीं तो चलो यहाँ आते हैं। कह रहा है कि ए मेटल क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस। अच्छा पहले ये बता दो बीसीसी में एटम कहाँ-कहाँ अरेंज होंगे। तो एक कॉर्नर पर, ठीक है, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे अरेंज होंगे, बॉडी के सेंटर पर। मतलब एक अरेंज होंगे कॉर्नर पे और एक अरेंज होगा बॉडी के सेंटर पे। जो कॉर्नर पे अरेंज होगा उसके लिए पार्टीशन कितना 1/8, बॉडी सेंटर के लिए पार्टीशन कितना 1। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, कह रहा है क्रिस्टलाइन। अच्छा मेटल क्रिस्टल है तो A is greater than 2R ये लिखेंगे, और दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे 4R = A√3। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हैविंग ए रेडियस ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम, इसका रेडियस कितना दिया है 4 एंगस्ट्रॉम दिया है। देन व्हाट विल बी द एज लेंथ। कह रहा है अगर रेडियस 4 एंगस्ट्रॉम है तो बताइए एज लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 4 एंगस्ट्रॉम
इजकल टू a रूट 3 यानी a इजकल टू 16 बाई रूट 3 एंगस्ट्रम 16 बाई रूट 3 एंगस्ट्रम। अब इसका क्वेश्चन जैसे थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 3 मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे।